the D-array coding, which is actually the extension of the Huffman coding. D-array coding is what? It is the extension of Huffman coding. D-array coding, अच्छा नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोडिंग है. D-array का मतलब क्या है? D-array का अर्थ ये है कि अभी तक हम लोग जब मैसेज सिंबल्स को कोड करने के लिए बाइनरी नंबर्स को यूज करते थे 0 और 1, अब हम लोग 0 और 1 तक लिमिट नहीं रहेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द नंबर्स that we are going to use to encode the different message symbols generating from a source. So D-array coding says we can use D different numbers to encode each symbol generating from the source. D-array coding में हम लोग D different symbols को यूज कर सकते हैं. मतलब हम लोग अब एनकोडिंग करने के लिए जो नंबर यूज करने वाले हैं वो स्टार्ट होगा 0 से, 1, 2, 3 और ये चलता जाएगा अप टू D-1. हम लोग अब अपने आप को लिमिट करके नहीं रखेंगे बाइनरी सिंबल्स तक. सो दिस एक्चुअली इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम, जहां पर हम लोग कोडिंग करने के लिए अब जो वेट को ऐड करने वाले हैं वो वेट को ऐड हम सिर्फ 2 वेट्स को ऐड नहीं करेंगे, हम 2 से ज्यादा वेट्स को भी ऐड करने वाले हैं. कितने वेट्स को ऐड किया जाएगा वो बताएगा D-array कोडिंग. जो भी वैल्यू D की होगी उतने डिफरेंट वेट्स को हम ऐड करेंगे टू जनरेट अ न्यू ट्री. राइट, लेट्स से वी टेक द वैल्यू ऑफ D as a 4. Let's say we are taking the value of D as a 4. So the different numbers that we are going to use to encode the different message symbols now will be 0, 1, 2 and 3. Right? Okay, so now we are very much familiar with the variable D. D क्या है? D वो नंबर है जिसकी मदद से हम लोग किसी मैसेज सिंबल्स को एनकोड करने वाले हैं. अब हम लोग अपने आप को लिमिट करके नहीं रखेंगे बिटवीन 0 and 1. वी कैन एक्सटेंड यूजिंग द नंबर्स फ्रॉम 0 अप टिल D-1. Right? So in this case, we are taking the case when we are considering the value of D as a 4. So we are going to use the 4 different numbers to encode the message signals. Okay. Now we are going to introduce 3 more variables. What are they? R, M and K. इस इक्वेशन में D भी एक वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल्स में से D से हम लोग पूरी तरह से फैमिलियर हो चुके हैं, बाकी के 3 वेरिएबल से फैमिलियर होना बाकी है. सो इन 3 वेरिएबल्स में R जो है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बोलती है कि R की वैल्यू डिपेंड करती है M, K और D पर, और किस तरह से डिपेंड करती है वो इक्वेशन लिखी हुई है as R equals to M minus K D-1. Okay, so we are very much familiar with the D now. What all the values of M and K, M, K और R की values क्या हो सकती हैं? So let's say we can start discussing about the variable M here. M is nothing but the number of messages. So previous case में हम लोगों ने देखा था, we were talking about the different message symbols x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो हमारे पास 8 different message signals हुआ करते थे. In that case हमारे पास M की वैल्यू 8 होने वाली है. अगर उस एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करेंगे तो उस एग्जाम्पल में हम लोगों को डिफरेंट मैसेज सिंबल जो मिलते थे वो डिफरेंट मैसेजेस होते थे 8. सो M विल बी इक्वल्स टू 8. राइट, हम लोगों ने एग्जाम्पल में M की वैल्यू 8 ली है. M की वैल्यू 10 भी हो सकती है, M की वैल्यू 5 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. सो इट इज एक्चुअली एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है. आप एक सोर्स सिंबल कितने डिफरेंट मैसेज सिंबल्स जनरेट कर रहा है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. जितने डिफरेंट मैसेज सिंबल्स वो जनरेट करेगा उतनी ही वैल्यू M की हम लोग कंसिडर करने वाले हैं. राइट, ओके, सो M इज क्लियर नाउ.
ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के क्या है? के इज द हाईएस्ट इंटीजर that results into the positive value of r. k की हम वैल्यू कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्या वैल्यू अज्यूम करते हैं? इंटीजर वैल्यू अज्यूम करते हैं। कौन सी इंटीजर वैल्यू अज्यूम करते हैं? हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू अज्यूम करते हैं, जो कि आप कंसिडर करें और कंसिडर करने के बाद आर की वैल्यू पॉजिटिव आए, आर की वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए, राइट? सो k is what? k is the highest integer that results into the positive value of r. So we can consider a case that for the previous question, if we are taking the value of m equals to 8, that means एक source symbol 8 different signals messages को generate कर रहा है, और d array coding में हम d की वैल्यू 4 लिया है। So m equals to 8 and d equals to 4. अगर हमने ऐसा लिया है तो हमारी जो इक्वेशन है r की, वो किस तरह से मॉडिफाई होगी? वो इक्वेशन मॉडिफाई होगी एज r equals to 8 minus 3k, m minus k d minus 1. तो m की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 4 है, सो इट इज 8 minus 3k, राइट? ओके, सो मान लेते हैं k की वैल्यू हम लोगों ने 1 कंसिडर की। क्या k की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं? नो, k की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? समझने की कोशिश करते हैं। r equals to 8 minus 3k. Let's say if we take the value of k equals to 1, 3 into 1 equals to 3, 8 minus 3 equals to 5. r की वैल्यू आती है 5, which is positive value, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था नीचे कि r की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए k की इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट करने पर k की वैल्यू 1 क्यों नहीं लेंगे हम लोग? हम 1 k की वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि k की ये हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसके लिए r की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, k की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं। जब k की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं तो r की वैल्यू क्या आएगी? 8 minus 3 into 2, 8 minus 6, r की वैल्यू आती है 2, which is again a positive value. So k की वैल्यू 2 के लिए भी r की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो k की वैल्यू को 2 लिया जा सकता है, 1 नहीं लेने वाले हैं। क्या हम k की वैल्यू 3 ले सकते हैं? Let us check. 8 minus 3 into 3. 3 into 3 is 9. 8 minus 9 is minus 1. r की वैल्यू है -1, इसका मतलब r की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। तो k की वैल्यू 3 लेने पर r की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए k की ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं की जाएगी, राइट? k की वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी 2, जिसके लिए r की वैल्यू आने वाली है 2. So we choose the value of k equals to 2 to get the value of r equals to 2, right? Now we take the previous example of Huffman coding. उस एग्जाम्पल में क्या था? हम लोगों ने बात की थी 8 डिफरेंट मैसेज सिंबल्स के बारे में। तो कोई एक सोर्स 8 डिफरेंट मैसेज सिंबल जनरेट करता है, x1 2 3 4 5 6 7 and 8 with the different probabilities, and the probabilities for these different message symbols equals to 0.22 for x1, 0.2 for x2, 0.18, 0.15, 0.1, 0.08, 0.05, 0.02. तो जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, ये प्रोबेबिलिटीज हर एक मैसेज सिंबल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब एक सोर्स सिंबल 8 डिफरेंट मैसेज, एक सोर्स जो है वो 8 डिफरेंट मैसेज सिंबल्स को जनरेट कर रहा है विद दीज कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, राइट? अब मुझे x1 को कोड करना है, x2 को कोड करना है, और 3 4 5 6 7 8 इन सभी को कोड करना है। और अब कोड करने के लिए, एनकोडिंग करने के लिए जो मैं नंबर्स यूज कर सकता हूं वो यूज कर सकता हूं 0 1 2 3, राइट? अभी तक हम यूज करते थे सिर्फ 0 and 1, तो x1 को कभी 0 0 देते थे, x2 को 0 1 देते थे, लाइकवाइज x3 x4 5 6 7 8 को डिफाइन किया जाता था, एनकोडिंग की जाती थी। अभी हम लोग हमारे जो नंबर है
जो हम यूज करने वाले हैं उसको एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने पर कोडिंग किस तरीके से की जाएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ एज वी ऑल नो कि हम लोगों के पास डी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 4 डिफरेंट वेट्स को ऐड किया जाएगा। वो वेट्स जो कि बेसिकली आपके ट्री में सबसे नीचे आते हैं, जिनके पास लीस्ट वेट है, वो सारे नोड्स जिनके पास लीस्ट वेट है उनको ऐड किया जाएगा। डी की वैल्यू 4 होने की वजह से 4 डिफरेंट नोड्स को ऐड किया जाएगा, 4 डिफरेंट वेट्स को ऐड किया जाएगा। पर ये 4 डिफरेंट वेट्स को ऐड करने का प्रोसेस हम लोग फर्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे, ये फॉलो करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में आप लोग उतने नोड्स को ऐड करेंगे जितनी वैल्यू आर की निकल के आई है। तो आर की वैल्यू आई है लेट्स से 2, राइट। अभी हमने वो देखा था, आर इज इक्वल्स टू एम माइनस के डी माइनस 1। इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकल के आती है 2। इसका मतलब 2 वेट को ऐड किया जाएगा और उसके बाद एक नया ट्री फॉर्म किया जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप what we are going to do is we are going to add the least 2 weights of this tree, which is 0.05 and 0.02। दो को क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये वैल्यू r की है। So when you add both of them, what you are going to get? You are going to a new weight which is equals to 0.07, और बाकी के वेट्स जो होंगे वो ट्री में एज इट इज लिख दिए जाएंगे। So 0.22, 0.2, 18, 15, 0.1, 0.08 will be written as it is, right? Once you complete this process, now you can add the number of nodes which is equals to the value of d. So since the value of d is 4, we are going to add the weights of the 4 different nodes which have the least weight। लीस्ट वेट जो है वो जनरली हमारे पास, चूंकि ये ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो लीस्ट वेट नीचे मिलेंगे और उन चारों को आप ऐड करेंगे। डी की वैल्यू 4 होने की वजह से 4 डिफरेंट नोड्स के वेट को ऐड किया जाएगा और ये वेट होगा 0.07, 0.08, 0.1, 0.15। When you add them all, you are going to get the new weight which is equals to 0.4, और ट्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए 0.4 को लिखा जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.22 से भी ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट ट्री आएगा उस नेक्स्ट ट्री में आपको जो नोड्स हैं वो मिलने वाले हैं 4, और उन नोड्स का वेट होने वाला है 0.4, 0.22, 0.2, 0.18, राइट। अब इन चारों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली द पेरेंट ट्री और पेरेंट नोड, जिसमें हम इन चारों को 4 डिफरेंट नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास d की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स आई कैन यूज 0, 1, 2 एंड 3, राइट। मेरे पास 4 नोड है, तो अब इन चारों को मैं एक एक नंबर असाइन करने वाला हूं। तो 0.4 को हम लोग जो नंबर देने वाले हैं दैट इज 0, 0.22 के लिए 1, 0.2 को 2 और 0.18 को 3, राइट। दिस इज द कोड फॉर द पेरेंट ट्री। इस पेरेंट ट्री से इसके चाइल्ड ट्री पर जाएंगे, तो पेरेंट ट्री का एक नोड है जो कि 0.4 है और वो 4 डिफरेंट नोड्स के सम से बनाया गया था। तो जब आप उस चाइल्ड नोड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो भी 4 डिफरेंट नोड है। चारों को आप क्या नंबर असाइन करने वाले हैं? 0.15 को 0, 0.1 को 1, 0.08 को 2 और 0.07 को 3, राइट। इसके फिर चाइल्ड नोड पर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें चाइल्ड नोड पर एक आइटम है जो कि करंट ट्री में 0.07 एक ऐसा वेट है जिसके 2 चाइल्ड नोड हैं, 0.05, 0.02।
इनको हम 2 नंबर असाइन करेंगे, 0.05 को 0 और 0.02 को 1 असाइन किया जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी असाइन द डिफरेंट नंबर टू ईच नोड। x1 की वैल्यू और कोड जो है वो आएगा 1, x2 के लिए जो कोड आएगा विच इज 0.2 का कोड है 2, सो x2 का कोड 2 आएगा। x3 के लिए जो कोड आएगा दैट विल बी 0.18। x4 की जो वेट है वो वेट है 0.15। 0.15 को आप जब कोड देखना कोशिश करेंगे तो आप 0.15 को नेक्स्ट पेरेंट ट्री में देखने की कोशिश करेंगे और इसको कोड आप चेक कर पा रहे हैं कि 0 असाइन किया गया, राइट? पर ये 0.15 एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसके पेरेंट नोड में या इसके पेरेंट ट्री में। इस 0.15 को आप क्लब करते हैं टू जनरेट अ पेरेंट नोड विच इज 0.4, और उस 0.4 को आपने जो कोड असाइन किया है, जो बिट असाइन किया है, दैट बिट इज 0। सो हम लोग अब चलना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड, और पेरेंट टू चाइल्ड चलते वक्त जो जो बिट्स हमको मिलती जाएंगी वो बिट्स हम लोग लिखेंगे 0.15 को कोड करने के लिए। सो वी विल गेट 0 फर्स्ट एंड देन 0 अगेन। सो आई विल राइट द कोड फॉर x4 एज 0 0, राइट? फॉर x5 अगेन, फॉर x5 0.1 को हम लोगों ने जो बिट असाइन किया दैट इज 1, पर 0.1 आपको पेरेंट ट्री में एज इट इज नहीं मिलेगा। पेरेंट ट्री में इसका एक पेरेंट नोड है 0.1 का और वो है 0.4 जिसको आपने बिट असाइन किया 0। तो आप पेरेंट ट्री से चलना शुरू करेंगे और चाइल्ड ट्री की तरफ आएंगे और जो जो बिट्स मिलते जाएंगे उसको आप लिखेंगे टू एनकोड टू फाइंड द कोड ऑफ z.1। सो दिस इज 0 1, राइट? x5 के लिए जो कोड आएगा दैट विल बी 0 1, x6 0.08, yes it is 0 2, x7 0.05 again 0.05 को आप जब पेरेंट ट्री में देखेंगे तो 0.05 एज इट इज नहीं है, इसका एक पेरेंट नोड क्रिएट हुआ है विच इज 0.07, उसका कोड 3 है, और 0.07 का भी पेरेंट नोड क्रिएट हुआ है विच इज 0.4 जिसका कोड 0 है, जिसको बिट असाइन किया गया 0। तो 0.4 का 0 then 3 then 0, this is the code for x7, and for the x8 the code will be 0 3 1, right? So this is the encoding process if we are applying the de-array coding. I hope it is very much clear to you all. Okay, so next step is to find the average code word length, which is L bar. Average code word length is the weight of the message symbol multiplying with the number of bits that is being assigned to encode the message symbol. So 0.22 will be multiplied with 1, then 0.2 will be multiplied with 1, 0.18 will be multiplied with 1, 0.15, 0.1 and 0.08 will be multiplied with 2, and 0.05, 0.02 will be multiplied with 3. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद when you add them all you are going to get the average code word length which will be equals to 1.47. एंट्रोपी Hx, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू आई थी 2.75, राइट? सो व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ दिस कोड? इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको पता है, इफिशिएंसी इज Hx गिवन L बार log D विद द बेस 2। Hx की वैल्यू 2.75 है, L बार की वैल्यू 1.47 है, log D is equals to 4 with the base 2, so log D की वैल्यू आएगी 2. So ultimately the efficiency of this code word is 93.53%, right? Okay, so this is how we are trying to find and encode the different message symbols applying the de-array coding. Tell me the different binary symbols or the different codes if we are going to encode the different message symbols. कितने message symbols हैं यहाँ पे? आपको message symbols दिए हुए हैं 0.3, 0.2, 0.15, 0.12, तो ये 4 हैं,
और ऐसे ही 4 और हैं, 0.1, 0.07, 0.04, 0.02। 8 डिफरेंट मैसेज सिंबल्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है, 0.3, 0.2, 0.15, 0.12, 0.1, 0.07, 0.04, 0.02। इन प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको इनको कोड करना है यूजिंग सबसे पहला है यूजिंग द शेनन-फेनो कोडिंग। और जब शेनन-फेनो आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप ट्राई करें, प्रयास करें, पता करें और एनकोड करें सेम मैसेज सिंबल्स को यूजिंग द हफमैन कोडिंग। These are the weight of the probabilities of each node, 0.3, 0.2, 0.15, 121, 0.07। शेनन-फेनो की मदद से x1 से x8 तक डिफरेंट कोड्स आप असाइन कर सकते हैं। x1 और x2 का वेट 0.5 है, बाकी सारे सिंबल्स जो हैं x3 से लेके x8 तक उनका जो वेट है वो भी 0.5 है। तो x1 x2 को 0 0 असाइन करेंगे, लाइक है ना, एक थ्रेशोल्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे x1 x2 को 0 0 और उसके नीचे उस थ्रेशोल्ड लाइन के नीचे जितनी भी सिंबल्स हैं सबको 1 1 असाइन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे x1 और x2 के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर एक थ्रेशोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर 0 नीचे 1। आप ऊपर 1 नीचे 0 इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। ओके, देन हम x3 से x8 के बीच में फिर एक थ्रेशोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ऊपर 0 नीचे 1 और x3 और x4 को डिफरेंशिएट करने के लिए थ्रेशोल्ड लाइन में ऊपर 0 नीचे 1, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू असाइन द डिफरेंट weights, different bits by applying the Shannon-Fano coding, right? Perfect. So this is L bar, which is 2.69. It is not 2.73. Check again. L bar is 2.69, right? और हफमैन कोडिंग के जो कोड्स आएंगे वो भी आप लोग चेक कीजिए। हफमैन कोडिंग के कोड्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरीके से। x1 के लिए मिलेगा आपको 0 0, x2 के लिए मिलेगा 1 1, x3 के लिए 0 1 0, x4 1 0 0, x5 6 7 और 8 इसके कोड्स आपके सामने हैं। इसके लिए भी आप एल बार कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि x1 का जो नंबर ऑफ बिट्स हैं जो असाइन किए हैं आपने हफमैन कोडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो 0.3 मल्टीप्लाई विद 2, 0.2 will be multiplied with 2, 0.15, 0.12, 0.1 will be multiplied with 3, 0.07 multiply with 4, बाकी दोनों 5 से मल्टीप्लाई होंगे। एल बार की वैल्यू यहां पर भी आप चेक कीजिएगा, सेम आने वाली है। इट इज अगेन 2.69, यू मे चेक इट। एच की वैल्यू कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसानी से आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और एच की वैल्यू आएगी 2.66। आप लोग चेक कीजिएगा अपने एंड पे और एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिएगा। दोनों केस में एफिशिएंसी सेम आने वाली है, बिकॉज एच और एल बार की वैल्यू सेम रहने वाली है। सो एफिशिएंसी इज 98.9%।